नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव पर। मैं हूं विकास और आप हैं मेरे साथ आज झारखंड के प्राचीन इतिहास के बारे में जानने के लिए। तो चलिए आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं और जानते हैं हम लोग प्राचीन झारखंड के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में और उस समय के क्या क्या स्थिति थी झारखंड में, उस सब के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, चलिए इसके बारे में देखते हैं। पे बोल रहा है कि प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल इतिहास के पूर्व का काल है जिसकी जानकारी अलिखित प्रत्यक्ष पुरातात्विक स्रोत साक्ष्य के आधार पर मिलती है। कहने का मतलब ये है कि जो प्रागैतिहासिक काल है उसमें बिना लिखा हुआ मिलता है, कुछ साक्ष्य वगैरह मिलता है, कोई सबूत वगैरह मिलता है, तो उसी के आधार पर हम लोग जानते हैं। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल में हमको क्या क्या पढ़ना है, तो इसमें पढ़ना है पूरा पाषाण काल के बारे में, मध्य पाषाण काल के बारे में, नव पाषाण काल के बारे में। और वहां तक पढ़ लेते हैं तो उसके बाद हम लोग आता है धातु काल। धातु काल में इसमें जानेंगे ताम्र पाषाण काल, संक्रमण काल, कांस्य युग और लौह युग के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पूरा पाषाण काल और इसमें जानते हैं इसका जो टाइम पीरियड लिया गया है लगभग 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक लिया गया है। इस कालखंड में क्या हुआ था कि लोग गुफा में रहते थे। वे भोजन के लिए मुख्य रूप से शिकार पर निर्भर थे और वो आखेटक शिकारी एवं खाद्य संग्राहक थे। ठीक है, उस समय के लोग कहाँ पर रहते थे? गुफा में रहते थे। भोजन संग्रह मतलब भोजन खाने से मतलब रखते थे। ठीक है, और खाद्य वगैरह कुछ संग्रह करते थे। इस काल में हथियार के रूप में बड़े बड़े पत्थर का प्रयोग किया जाता था तथा इस काल में ही आग की खोज हुआ था, पूरा पाषाण काल में। और यहाँ पे बोल रहा है कि झारखंड में इस काल में अवशेष पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, रांची, हजारीबाग, बोकारो, देवघर, पलामू ये आदि जिला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में क्या होता है कि इस काल में लोग भी गुफा में रहते थे और औजार के रूप में छोटा और नुकीला पत्थर का प्रयोग करते थे, ये मध्य पाषाण काल में। ठीक है, तथा लोग ने पशुपालन शुरू कर दिया था। इस काल में ही अंत्योदृष्टि संस्कार की शुरुआत हो रही थी। ठीक है, इसी कालखंड में। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। और इसमें और है कि झारखंड के इस काल के अवशेष पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, रांची, धनबाद, हजारीबाग, दुमका, पलामू आदि इस सब क्षेत्र से मिला है। अब देखते हैं नौ पाषाण काल में। इसका जो टाइम लिया गया है 4000 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक नौ पाषाण काल। इस समय क्या हुआ था कि इस काल के में लोग झुपड़ी के साथ साथ समूह में रहने लगे थे। लोगों ने पशुपालन के साथ कृषि का भी कार्य शुरू कर दिया था। इस काल में पत्थर से दक्षिणी और खुरचनी, भाले के नोक आदि बनाए जाने लगे थे। इस काल में पूजा उपासना की शुरुआत हुई थी और आग का प्रयोग मुख्य रूप से कुम्भकारी के लिए होने लगा था। झारखंड में इस काल के अवशेष पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, रांची, लोहरदगा और हजारीबाग, पलामू आदि क्षेत्र में इसका मिला हुआ है। ये सब देख सकते हैं। ये पूरा पाषाण कालीन हो गया थोड़ा सा। उसके बाद मध्य पाषाण काल, इसमें देखिए बड़ा बड़ा है, इसमें थोड़ा सा तीखा होने लगा। और यहाँ पे नौ पाषाण काल में एकदम पूरा मस्त अच्छा वाला बनने लगा। ठीक है, नौ पाषाण युग के बाद धातु युग अस्तित्व में आया। इन दोनों के बीच के संक्रमण काल को ताम्र पाषाण काल कहा जाता है। इसमें पाषाण पत्थर के साथ साथ ताम्र, तांबा धातु उपकरण का भी प्रयोग होता था। ठीक है, तो इसी समय में होता है। अब उसके बाद देखते हैं हम लोग ताम्र पाषाण काल। इस काल में पत्थर के साथ साथ तांबे का प्रयोग शुरू हो गया था, जिससे स्पष्ट है कि मानव द्वारा प्रयुक्त प्रथम धातु तांबा था। ठीक है, ताम्र पाषाण काल में तांबा का प्रयोग स्टार्ट हो गया था और प्रथम धातु का था तांबा था। झारखंड में ताम्र युगीन संस्कृति का केंद्र बिंदु सिंहभूम था।
झारखंड की असुर, बिजारिया, मल्ही, बिरहोर आदि जनजाति तांबे से उपकरण बनाते थे। ठीक है, ये ताम्र प्रशांत काल में ताम्रयुगीन संस्कृति का केंद्र बिंदु कहाँ था? सिंहभूम था। और झारखंड की असुर जो थे, बिजरिया थे, मल्ही थे, बिरहोर थे, सब जनजाति उपकरण बनाते थे। ठीक है, उसके बाद कांस्य युग आता है। तो कांस्य युग में क्या होता है? इस युग में तांबे से टीन मिलाकर, तो तांबे में टीन मिलाकर के कांसा बनाया जाता था और औजार बनाने जाने लगे थे। झारखंड के अनुसार झारखंड की प्राचीनतम जनजाति व बिजरिया जनजाति इस युग के सूत्रधार माने जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से जनजाति हैं? असुर हो गए और बिजरिया हो गए। ठीक, कांस्य युग। अब आते हैं लौह युग में। तो लौह युग में क्या है कि लौह युग, इस युग में लोहे से निर्मित वस्तुएं, उपकरण बनाने और उपयोग करने की शुरुआत हुई। झारखंड की असुर एवं बिजरिया जनजाति को लौह युग के सूत्रधार का श्रेय जाता है। असुर तथा बिजरिया जनजाति द्वारा उत्कृष्ट लौह तकनीक का विकास किया गया था। झारखंड में लोहे को मेसोपोटामिया तक भेजने का प्रमाण है, जहां के दशमिक शहर सीरिया में इससे तलवार का निर्माण किया जाता था। इससे स्पष्ट होता है कि झारखंड के विदेशों में संपर्क थे। ठीक है, तो यहाँ से कहाँ? सीरिया भेजे जाते थे, मेसोपोटामिया तक। तो ऐसे पता चलता है। झारखंड के भिन्न भिन्न स्थान से प्राप्त पुरातत्व अवशेष, तो इसको एक नज़र में हम लोग देख लेते हैं जो क्या क्या अवशेष प्राप्त हुए हैं। देखिए, पांडु है। पांडु जो है ये पलामू में है, और यहाँ से जो प्राप्त हुआ है, ईंट की दीवार प्राप्त हुई है। और ईंट की दीवार में मिट्टी के कलश और तांबे के औजार और 4 पाया वाला पत्थर की चौकी, जिसे पटना संग्रहालय में रखा गया है। ये पांडु पलामू से प्राप्त हुआ है। और पलामू से तीनों पाषाण काल के औजार भी प्राप्त हुए। इसके बाद है इसको, ये बड़का गांव है, ये हजारीबाग है। इस हजारीबाग में इसको जगह है। यहाँ से जो प्राप्त हुआ है, पत्थर के बड़े खंड पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र, विशाल खुला सूर्य मंदिर, गुफा तथा शैल चित्र, दीर्घा जिसमें नक्षत्र मंडल, अंतरिक्ष यान, गाय, खरगोश, अंतरिक्ष मानव के चित्र खुदे हुए मिले हैं। आगे है सौर्यारोहण देहंगी, ये हजारीबाग में है। यहाँ से जो प्राप्त हुए हैं, पाषाण कालीन पत्थर के उपकरण, पत्थर के कुल्हाड़ी एवं भाला, ये सब प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आगे है दूध पानी। दूध पानी ये हजारीबाग में है, और यहाँ से जो प्राप्त हुआ है, 8वीं शताब्दी संबंधित अभिलेख प्राप्त हुए हैं। सीतागढ़ पहाड़ ये हजारीबाग में है। यहाँ से बौद्ध मठ के 6ठी शताब्दी में निर्मित अवशेष, विशेषकर बुद्ध की 4 आकृतियों युक्त एक स्तूप एवं काले भूरे बलुआ पत्थर की सुंदर स्त्री की खंडित प्रतिमा, जिसकी उल्लेख चीनी यात्री फयान द्वारा भी किया गया है, ये सीतागढ़ पहाड़ से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद बहरगढ़ा यह हजारीबाग में है। यहाँ से तांबे की 49 खान के अवशेष प्राप्त हुए हैं। आगे है डुमडुमा, यह हजारीबाग में है। यहाँ से पाषाण कालीन मूर्ति के अवशेष, शिवलिंग आदि सब प्राप्त हुए हैं। हजारीबाग, यहाँ से देखिए गुलाबी बलुआ पत्थर पर बना अष्टदलीय कमल का प्राप्त हुआ है। उसके बाद बड़का गांव मांडू, ये रजरप्पा में है। ये हजारीबाग रामगढ़ में है। यहाँ से जो प्राप्त हुए हैं, पाषाण कालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार, जिन्हें कुल्हाड़ी, बेधनी, खरुचनी और बेधक दक्षिणी आदि मिले हैं। आगे है भवनाथपुर। भवनाथपुर, यहाँ से हिरण, भैंस और पशुओं के आखेटक, शिकार के चित्र, प्रागैतिहासिक काल के गुफा, शैल चित्र, ये सब प्राप्त हुए हैं। मृद एक खुट्टी में है। यहाँ से तांबे के सिकड़ी, चैन, कांसा की अंगूठी सब प्राप्त हुए हैं। दरगामा एक खुट्टी में है, और यहाँ से ताम्र पाषाणकालीन गांव प्राप्त हुए हैं। और इसके बाद बरहुडी है, ये सिंहभूम में है। यहाँ से पत्थर की हथौड़ी
पक्की मिट्टी के मटके एवं पाषाणकालीन मृदभांड के टुकड़े सोने एवं संजय नदी के संगम से मिले हैं। सोन एवं संजय नदी। बनगारा ये सिंहभूम में है। और कुल्हाड़ी यहाँ से वलय प्रस्तर, पत्थर के मनके, पाषाण युगीन मृदभांड के अवशेष और बानाघाट पूर्वी सिंहभूम नौ पाषाणकालीन पत्थर काले रंग का मृदु भांड ये सब प्राप्त हुए हैं। चक्रधरपुर पश्चिमी सिंहभूम, यहाँ से नौ पाषाणकालीन चाकूनुमा धारदार पत्थर प्राप्त हुए हैं। हंटरगंज ये चतरा में है और यहाँ से मध्यकालीन दुर्ग के चहदीवार का अवशेष प्राप्त हुए हैं। और भी है यहाँ पे बरहादी बरजू चाईबासा, यहाँ से सिंहभूम से, यहाँ से नौ पाषाणकालीन पत्थर के स्लेट, कुदाल, छेनी, चाकू, पॉलिशदार छेनी ये सब प्राप्त हुए हैं। नागपुर के पठारी क्षेत्र, यहाँ से आदि मानव के निवास संबंध साक्ष्य मिले हैं। लोहरदगा ये कांसे का प्याला प्रागैतिहासिक कालीन मिला है। नामकुम रांची, बांध के फलक, तांबे के कंगना, लोहे के औजार ये सब प्राप्त हुए हैं। बसिया एक गुमला में है और यहाँ तांबे के कुल्हाड़ी, तांबे के स्लेट, तांबे एवं लोहे की आरी ये सब प्राप्त हुए हैं। बोकारो पाषाणकालीन हस्त कुठार है। झरिया धनबाद में है, पूरा पाषाणकालीन पत्थर के कुल्हाड़ी एवं भाला जैसे औजार यहाँ से प्राप्त हुए हैं। लूपागढ़ी कब्रगाह के अवशेष में तांबे के आभूषण एवं पत्थर के मनके प्राप्त हुए हैं। कुछ मेगालिथ साइट्स गिरधौर, पत्थलगढ़ा व रुनाली चतरा, चोकाहातू रांची, बानादाग व चानो हजारीबाग से प्राप्त हुए। ठीक है, अब जनजातियों के झारखंड में प्रवेश, इसके बारे में हम लोग यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखिए जनजाति, प्राचीनतम जनजाति असुर को माना जाता है। झारखंड राज्य में प्राचीनतम जनजाति रांची, गुमला एवं लोहरदगा लातेहार से प्राप्त मतलब इन लोग को मिलता है। बिरहोर, बिजरिया एवं खड़िया, कैमूर के पहाड़ी की ओर से संभवतः छोटा नागपुर में आगमन बिरहोर का हुआ था। कोरबा के संभवतः ये मध्य प्रदेश की ओर से आगमन इनका हुआ था। मुंडा के बारे में कहा जाता है कि असुरों को परास्त कर नागवंश की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिए थे ये मुंडा लोग। उरांव के बारे में कहा जाता है कि इनका संबंध दक्षिण भारत से है और ये भिन्न भिन्न स्थान से होते हुए झारखंड में आकर दो भागों राजमहल एवं पलामू में बसे थे ये उरांव जनजाति। चेरो और खरवार के बारे में बोला जाता है और संथाल के बारे में कि 1000 ईसा पूर्व तक चेरो, खरवार और संथाल को छोड़कर झारखंड में विद्यमान लगभग सभी जनजातियां झारखंड छोटा नागपुर में बस चुकी थी। चेरो तथा खरवार जनजातियां पूर्व मध्यकाल में उत्तर भारत में आकर बसी तथा बाद में चेरो ने पलामू में अपनी सत्ता भी कायम की थी। संथाल जनजाति 10वीं सदी तक हजारीबाग में पूरी तरह बस चुकी थी। बाद में ब्रिटिश काल में संथालों का संथाल परगना में आकर बसने का प्रमाण है। ये संथाल परगना के बारे में है। अब यहाँ से नवीन मध्य ये है, तो देखिए नया सबसे है तो चेरो, खरवार और संथाल है। मध्य में मुंडा, हो, उरांव आए थे और प्राचीन है कोरबा और प्राचीनतम में है असुर, बिरहोर, बिजरिया एवं खड़िया है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग वैदिक काल में। उधर पढ़ लिए, प्राचीन काल पढ़ लिए, तो अब आते हैं हम लोग वैदिक काल में। तो वैदिक काल में हम लोग देखेंगे इसमें क्या क्या है। वैदिक काल में जो है इसमें बोल रहा है कि वैदिक काल में झारखंड के लिए निकट प्रदेश शब्द का प्रयोग हुआ है। वैदिक कालीन जनजाति असुर, बिजरिया, बिरहोर, खड़िया आदि सभी को असुर कहा जाता है। किसको असुर कहा जाता है? तो ये असुर तो हो ही गया, बिजरिया हो गया, बिरहोर हो गया, खड़िया वैदिक काल में हो गया। वैदिक काल में
झारखंड को क्या कहा गया है? कीकट प्रदेश। ऐतरेय ब्राह्मण में इसे पुंड्र या पुंड्र कहा गया है। इसके अनुसार वैदिक काल में मगध या आर्यों के आक्रमण के कारण वहां निवास करने वाले चेरो और खरवार जनजाति छोटा नागपुर की ओर आई थी। इस काल में संथाल परगना को सूर्य देश के नाम से संबोधित किया गया है। किसको? संथाल परगना को। इस बार हम लोग ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे। ऋग्वैदिक काल, इसका जो टाइम है 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक है। और इसमें हम लोग देखते हैं इस काल में इस क्षेत्र के लोग द्वारा पशुवत व्यवहार करने की व्यवस्था मिली है, जिसके कारण इन्हें कीकट नाम देशों अनार्य कहा जाता था। ऋग्वेद के अनुसार इस क्षेत्र की जनजातियां लिंग के उपासक थे और ऋग्वेद काल में, और इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? शिष्णु देव के नाम से भी जाना जाता था। उत्तर वैदिक काल, इसका जो टाइम है 1000 से लेकर के और 600 ईसा पूर्व तक है। उत्तर वैदिक काल अथर्ववेद के अनुसार इस क्षेत्र के लोग को वारात्य घुमंतु कहा जाता था। ऐसा मान्यता है कि इस काल में ही आर्यों का बसाव झारखंड क्षेत्र में हुआ था। अब उसके बाद आता है महाजनपद काल, 600 से लेकर 400 ईसा पूर्व में। इसका झारखंड के बारे में, इस काल के प्रारंभ में झारखंड का संथाल परगना क्षेत्र अंग महाजनपद तथा छोटा नागपुर क्षेत्र मगध जनपद के अंतर्गत आता था। ठीक है, तो झारखंड किसके तहत? तो मगध के तहत आता था। ठीक है, बाद में हर्यक वंश के राजा बिंबिसार द्वारा अंग को मगध में मिला लिया जाने के कारण पूरा झारखंड मगध साम्राज्य के अंतर्गत आ गया। मगध साम्राज्य के नंद वंश की सेनाओं में झारखंड क्षेत्र के जनजातीय सैनिक और हाथी शामिल थे। वे यहाँ के लोहे व अन्य धातु का उपयोग परिवहन, हथियार और कृषि उपकरण के लिए निर्माण के लिए करते थे। ठीक है, झारखंड में अब इसके बाद जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि झारखंड के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में से प्राप्त पुरातात्विक अवशेष, अभिलेख और विद्यमान संरचनाओं से यहाँ जैन तथा बौद्ध धर्म का व्यापक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। तो हम लोग जैन धर्म और झारखंड के बारे में देखते हैं। जैन धर्म के बारे में कहा जाता है कि पारसनाथ या पार्श्वनाथ पहाड़ी यह गिरिडीह जिला में अवस्थित है। जैन धर्मावलंबियों का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। जैन साहित्य के अनुसार जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकर को मोक्ष की प्राप्ति इसी स्थान पर हुई है। जैन भिक्षुणी बनने वाली पहली महिला चंद्रना थी। यहाँ पारसनाथ में निवारण प्राप्ति वाले 20 तीर्थंकर के प्रतीक और उनका नाम वगैरह है। जैसे में है यहाँ पे अजितनाथ। तो अजितनाथ का जो प्रतीक चिन्ह था ये था हाथी। ठीक है, अभिनंदन नाथ, ठीक है, पद्म प्रभु, चंद्र प्रभु, और यहाँ हो गया शीतलनाथ, विमलनाथ, धर्मनाथ, कंथुनाथ, मलिनाथ, नेमिनाथ, संभवनाथ इनका घोड़ा था, और सुमितनाथ, पार्श्वनाथ ये स्वास्तिक का इनका था, सुविधिनाथ, श्रेयांशनाथ, अनंतनाथ, शांतिनाथ, हिरण, आर्यनाथ, मुनि सुब्रतनाथ, पार्श्वनाथ इनका सर्प था। ये सब यहाँ थे। ठीक है, अब यहाँ पे और थोड़ा सा है कि जैन धर्म 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का महाप्रयाण 717 ईसा पूर्व स्थल भी है। इनके नाम पर ही इस पहाड़ी का नामकरण पार्श्वनाथ पहाड़ी किया गया। पारसनाथ को जैन धर्म का मक्का कहा जाता है। पारसनाथ पहाड़ी की चोटी
झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। इसे समेत शिखर भी कहा जाता है। समतल से इसकी ऊंचाई 1365 मीटर है और फीट में इसको 4480 फीट है। झारखंड संथाल इस पहाड़ी को अपने आदि देव मारुंग गुरु के नाम से बुलाते हैं। धनबाद के बारे में बात करते हैं। छोटा नागपुर का मानभूम जैन सभ्यता संस्कृति का एक केंद्र था। कसाई और दामोदर नदी घाटी से जैन धर्म के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बोकारो चंदन क्यारी में अष्ट धातु निर्मित भिन्न जैन तीर्थंकर के 24 मूर्तियां के समूह प्राप्त हुए हैं। सरायकेला खरसावां ईचागढ़ का प्राचीन जैन मंदिर जो श्रावक जैन का पवित्र पूजा स्थल है। पूर्वी सिंहभूम बोडमा में ईंटों से निर्मित 3 जैन मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। पलामू हनुमान गांव में जैन धर्म के पूजा स्थल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। पश्चिमी सिंहभूम बेनू सागर से 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। चतरा के बारे में हंटरगंज स्थित कोल्हुआ पहाड़ी पर जैन तथा बौद्ध के अनेक मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। यहाँ 9 जैन तीर्थंकर की प्रतिमाएं विद्यमान हैं। चतरा में कोल्हुआ पहाड़ी पर ही जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ को ज्ञान प्राप्ति हुई थी तथा पहाड़ के पत्थर पर एक पद चिन्ह उत्कीर्ण है जिसे जैन धर्मावलंबी पार्श्वनाथ का पद चिन्ह मानते हैं। इतिहासकार बी बालकृत पुस्तक जंगल लाइफ इन इंडिया में सिंहभूम क्षेत्र के मूल निवासियों के लिए सरक शब्द का प्रयोग हुआ है। सरक संभवतः जैन धर्म के गृहस्थ के लिए प्रयुक्त श्रावक शब्द का विकृत रूप है। इस आधार पर कहा जाता है कि सिंहभूम के आरंभिक निवासी जैन धर्म का पालन करते थे। यहाँ पे है झारखंड में जैन धर्म के प्रभाव का विवरण आचरण सूत्र से मिलता है। अब आते हैं हम लोग बौद्ध धर्म में। इसमें देखते हैं बौद्ध धर्म में यहाँ पे बोल रहे हैं धनबाद में। धनबाद के करुआ गांव से बौद्ध स्तूप की प्राप्ति हुई है। करुआ गांव से उसके बाद बोल रहा है कि दियापुर दालमी और बौद्धपुर में अनेक बौद्ध स्मारक मिलते हैं जिनमें बौद्धपुर का बुढ़ेश्वर मंदिर महत्वपूर्ण है। ये धनबाद में है करुआ गांव और बौद्धपुर। उसके बाद पलामू मूर्तिया गांव से सिंह मस्तक की प्राप्ति हुई है जो सांची के बौद्ध स्तूप पर उत्कीर्ण सिंह मस्तक के समान है। उसके बाद खूंटी है। बेलवादाग से बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं। इटखोरी भद्रकाली मंदिर परिसर से बुद्ध की 417 मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। इसी मंदिर परिसर से बोधिसत्वों की 104 छवियां उद्धृत एक स्तूप की भी प्राप्ति हुई है जिसके 2 और बुद्ध के 4 उपदेश से शिलालेख हैं। हंटरगंज में स्थित कोल्हुआ पहाड़ी पर बौद्ध भिक्षुओं को अनेक प्रतिमाएं उत्कीर्ण है। सरायकेला खरसावां से ईचागढ़ से मां तारा बौद्ध की आराध्य देवी की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है जिसे रांची संग्रहालय में रखा गया है। हजारीबाग बहरनपुर से भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली मूर्ति और मां तारा की मूर्ति सहित कुल 6 मूर्ति प्राप्त हुई है। 5 पांडव पंकरी बरवाडी में बौद्ध स्तूप हैं जो राजगीर के बौद्ध स्तूप के समान है। इसके आसपास भगवान बुद्ध की सैकड़ों मूर्तियां पाई गई हैं। गोड्डा बेलनीगढ़ में बुद्ध से जुड़ी अनेक स्मृतियां और महगामा प्रखंड में बुद्ध प्रतिमाओं के अवशेष मिले हैं। बेलनीगढ़ के भिक्षुणी गृह भी कहा जाता है। आगे है देवघर। देवघर के बारे में है कि देवघर का कारागांव अशोक काल का माना जाता है। यहाँ अशोक स्तूप भी मौजूद है। बुद्ध की प्रतिमा के प्राप्ति स्थल जिला कन्हरी बड़का गांव हजारीबाग
बरही, पटम्बा पूर्वी सिंहभूम, कटुंगा धाम, सिमडेगा, जोनहा, रांची, लातेहार, पलामू किला में भूमि स्पर्श करती हुई बुद्ध की मूर्ति प्राप्त हुई है। बोध गया में ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महात्मा बुद्ध ने झारखंड के इटखोरी चतरा में कठिन तपस्या की थी। राजमहल स्थित कांगजोल से बुद्ध के मूर्तियां की खोज कनिंघम ने की थी। मौर्य काल में झारखंड। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईस्वी और 298 ईस्वी में नंद वंश के शासक घनानंद को पराजित करके किया था। मौर्य काल में पढ़ रहे हैं हम लोग। नंद वंशीय राजाओं की सेना में झारखंड क्षेत्र के जनजातीय सैनिक और हाथी शामिल थे। कौटिल्य का अर्थशास्त्र। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौटिल्य चाणक्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में झारखंड क्षेत्र को कुक्कुट देश कहा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सेना के प्रयोग हेतु झारखंड से हाथी मंगाई जाती थी। अर्थशास्त्र के अनुसार कुक्कुट देश में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। जनजातियों को नियंत्रित करने तथा मगध के लिए इसके इस्तेमाल हेतु आटविक नामक पदाधिकारी नियुक्त किया गया था। आटविक की सहायता के लिए नाग अध्यक्ष, वनाध्यक्ष, नागपाल, वनपाल आदि अधिकारी होते थे। मगध और दक्षिणी भारत को जोड़ने वाला रास्ता झारखंड क्षेत्र से गुजरने के कारण इसकी अत्यधिक व्यापारिक महत्व था। अर्थशास्त्र के अनुसार इंद्रावक संभवतः शिव एवं शंख नदी का द्रोणी क्षेत्र की नदी में हीरे मिलते थे। सम्राट अशोक का इस क्षेत्र में जनजातियों पर परोक्ष नियंत्रण था। अशोक के 13वें शिलालेख में आटो राज्य का उल्लेख है। आटविक राज्य बघेलखंड से उड़ीसा के समुद्री तट तक फैला था, जिससे झारखंड क्षेत्र भी शामिल था। अशोक ने रक्षित के नेतृत्व में बौद्ध धर्म प्रचारक को दल आटवी जनजातियों के बीच भेजा था। अशोक के कलिंग शिलालेख 2 में उड़ीसा के समीपवर्ती आजीवित जनजातियों को संबोधित करते हुए कहा गया है कि अशोक के कलिंग शिलालेख 2 में उड़ीसा के समीपवर्ती आजीवित जनजातियों को संबोधित करते हुए कहा गया है कि लोक परलोक की प्राप्ति हेतु उन्हें मेरे लिए धर्म का आचरण करना चाहिए। ज्ञात हो कि आजीवित जनजाति में झारखंड की जनजाति भी शामिल है। मौर्यकालीन बंदरगाह ताम्रलिप्ति में पाटलिपुत्र को जोड़ने वाले मार्ग पर झारखंड के तेलुकुपी, रघुनाथपुर, झरिया इत्यादि प्रमुख स्थल स्थित हैं। मौर्य काल में झारखंड क्षेत्र पर अनेक राज्यों का शासन था। इन्हें सामूहिक रूप से आटविक वन राज्य के रूप में जाना जाता था। आगे है मौर्योत्तर काल। तो मौर्योत्तर काल में इसको हम लोग देखते हैं। इसमें कहा गया है कि मौर्योत्तर काल में भारत का पश्चिम देश से व्यापारिक संबंध होने के कारण झारखंड भी प्रभावित था। इस काल में विदेशी आक्रमणकारियों ने देश के अन्य भागों के साथ साथ झारखंड क्षेत्र में भी अपने अपने राज्य स्थापित किए थे। मौर्योत्तर कालीन पुरातात्विक अवशेष।
इसमें है कि रोमन सम्राट के सिक्का सिंहभूम से है, इंडो सिथियन सिक्का चाईबासा से है, कुषाण कालीन की पहली और दूसरी शताब्दी के सिक्के तथा तीसरी शताब्दी का एक पूरा कुषाण सिक्का। इन सिक्कों पर किसी राजा का नाम नहीं है। संभवतः यह क्षेत्र कनिष्क के प्रभाव में था। यह रांची से प्राप्त हुए हैं। अब आते हैं हम लोग गुप्त काल के बारे में। इसमें देखते हैं कि गुप्त वंश के महान शासक समुद्रगुप्त 355 ईस्वी से 380 ईस्वी तक द्वारा आटविक प्रदेश पर विजय के प्रमाण मिलते हैं और इस आटविक प्रदेश में झारखंड क्षेत्र भी शामिल था। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन कृत प्रयाग परिस्थिति में झारखंड के लिए मुरंड देश शब्द का प्रयोग किया है। हरिसेन ने झारखंड में मुंडा पाहन महतो तथा भंडारी पदवियां गुप्त काल में ही अस्तित्व में आई थी। समुद्रगुप्त के समकालीन नागवंशी राजा मदन राय, प्रताप राय और कंदरिया राय थे। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य 380 412 ईस्वी पूर्व का शासन उज्जैन से लेकर बंगाल तक विस्तृत था, जिसमें झारखंड क्षेत्र भी शामिल था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल के दौरान 405 ईस्वी में भारत आए चीन यात्री फहियान द्वारा छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए कुकुटलाट शब्द का प्रयोग किया था। गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष में है चार गुप्तकालीन मंदिर जो पहाड़ के पत्थरों को काटकर बनाए गए हैं। ये महुदी पहाड़ से मिला है, हजारीबाग से। सतगांव के आसपास अनेक गुप्तकालीन मंदिर अवस्थित हैं। ये सतगांव कोडरमा से है। पहाड़ी पर स्थित कुआं पिठौरिया रांची में है। गुप्तोत्तर काल 550 से 650 ईसा पूर्व के बीच है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, इसमें हम लोग कुछ पढ़ लेते हैं। इसमें है कि शशांक 602 से 625 ईस्वी गोंड बंगाल का एक शक्तिशाली शासक था, जिसके साम्राज्य में बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ आदि के क्षेत्र शामिल थे। कनिंघम ने झारखंड के बड़ा बाजार तथा हेबिट ने दुलमी को गोंड की राजधानी बताया है। प्राचीन काल के शासकों में शशांक प्रथम शासक था, जिसकी राजधानी झारखंड क्षेत्र में थी। चीनी यात्री ह्वेन-सांग ने उल्लेख किया है कि शशांक बौद्ध धर्म के प्रति काफी असहिष्णु था, जिसके कारण उसने इस क्षेत्र में अवस्थित अनेक बौद्ध केंद्रों को नष्ट कर दिया। शशांक शैव धर्म का अनुयायी था एवं बौद्ध धर्म का विरोधी था। उसने ही प्रसिद्ध शिव मंदिर बेनू सागर बनवाया था, जो सिंहभूम और मयूरभंज के सीमा क्षेत्र पर कोचांग में अवस्थित है। अब हम लोग हर्षवर्धन के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। इसमें क्या है कि हर्षवर्धन के बारे में कहा गया है कि हर्षवर्धन वर्धक वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। वर्धन पुष्यमित्र वंश के प्रतापी शासक हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी तक ये राज किया था। साम्राज्य में झारखंड के कांगजोल राजमहल राज्य के कुछ भाग शामिल थे। कांगजोल में ही हर्षवर्धन और चीनी यात्री ह्वेन-सांग की पहली मुलाकात हुई थी। कांगजोल में हर्षवर्धन के समकालीन नागवंशी राजा गंज राय, सुंदर राय तथा मुकुंद राय थे। क्या आप जानते हैं झारखंड राज्य में मगध की सीमा का क्षेत्र दामोदर नदी के उद्गम स्थल तक माना जाता है, मगध का। और यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट चीज है, इसको भी देखते हैं। झारखंड क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु बिंदुसार हरेक वंश का शासक तत्पर था। नंद वंश के दौरान झारखंड मगध साम्राज्य में शामिल था। झारखंड द्वारा नंद वंश की सेना हेतु हाथी की आपूर्ति की जाती थी।
एवं सेना दल में जनजातीय लोग भी शामिल थे। चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा निर्मित मंदिर के अवशेष झारखंड राज्य के पलामू जिले से प्राप्त हुए हैं। 13वीं सदी के दौरान झारखंड का शासक उड़ीसा नरेश जयदेव सिंह द्वारा स्वयं घोषित किया गया था। मगध राजा जीवनागुप्त द्वितीय द्वारा कनौज राजा यशोवर्मन की विजय अभियान के दौरान झारखंड राज्य में शरण ली थी। अब देखते हैं झारखंड ऐतिहासिक स्थल व प्राप्त अवशेष। तो एक मैप में है, तो शॉर्ट नोट्स है, इसको हम लोग देख सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग छोड़ रहे हैं। अब हम लोग अगला टॉपिक में आएंगे मध्यकालीन झारखंड में। तो चलिए मध्यकालीन झारखंड के बारे में हम लोग जानेंगे। इसमें देखते हैं, तो इस बार पेन मार्कर ले लेते हैं ना। बोल रहा है कि भारतीय इतिहास में हर्षवर्धन की मृत्यु से लेकर दिल्ली सल्तनत की स्थापना तक के काल को, यानी कि 647 से 1206 ईस्वी को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। इस काल में पाल राजवंश एवं गुर्जर प्रतिहार के आपसी लड़ाई का झारखंड की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक का व्यापक प्रभाव पड़ा है। पाल राजवंश का संबंध मूलतः बंगाल से है। इस राजवंश के शासक महेंद्र पाल का 9वीं शताब्दी में के पूर्वाधार में झारखंड के कुछ क्षेत्र पर आधिपत्य रहा। महेंद्र पाल के शासनकालीन समकालीन नागवंशी राजा मोहन राय और गंजघट राय थे। झारखंड के इटखोरी चतरा जिले में महेंद्र पाल के शिलालेख मिले हैं। संभवतः इसी काल में इटखोरी स्थित भद्रकाली मंदिर स्थापित की गई थी। पाल शासक के समय बौद्ध धर्म का वर्जयान संप्रदाय झारखंड में फल फूल रहा था। 9वीं सदी के उत्तरार्ध में झारखंड का कुछ क्षेत्र गुर्जर प्रतिहार राजवंश के अधीन रहा। इसी कालखंड में जयदेव कृत गीत गोविंद में झारखंड क्षेत्र की परंपराओं का वर्णन मिलता है। उड़ीसा के राजा जयदेव सिंह द्वितीय ने 13वीं सदी में स्वयं को झारखंड का शासक घोषित किया था। इसके द्वारा जारी 13वीं सदी के ताम्रपत्र में सर्वप्रथम झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है। इसी अवधि में झारखंड में चेरो खरवार और संथाल जनजाति का प्रवेश हुआ। पूर्व मध्यकाल में निर्मित प्रमुख मंदिर, तो इसमें कौन कौन से मंदिर निर्माण हुए थे उसको देख लेते हैं। ये मंदिर जो निर्माण हुआ था, एक महामाया मंदिर, ये गुमला जिला में है, तो ये हापा मुनि गांव में स्थित है। इस समय मंदिर का एक निर्माण हुआ था। इस मंदिर का निर्माण नागवंशी शासक गंजघट राय ने 908 ईस्वी में करवाया था। ठीक है, हापा मुनि का। इस मंदिर के प्रथम पुरोहित कौन थे? गंजघट राय थे। और धार्मिक गुरु हरिनाथ मराठा ब्राह्मण थे। नागवंशी राजा शिवदास कर्म द्वारा 1391 ईस्वी में इससे विष्णु की प्रतिमा प्राप्त
स्थापित की गई थी। कब? 1391 ईस्वी में। यह मंदिर तंत्र साधना के लिए विख्यात है। इस मंदिर का संबंध लराका विद्रोह, कोल विद्रोह से है। टांगीनाथ का मंदिर, अगला देखते हैं टांगीनाथ का मंदिर। यह मंदिर गुमला जिले के टांगीनाथ पहाड़ी पर स्थित है। यह मुख्य रूप से भगवान शिव की मूर्ति है। यहाँ सैकड़ों शिवलिंग, भगवान विष्णु, सूर्य, लक्ष्मी और कुछ अज्ञात मूर्तियां भी हैं। यहाँ छोटा नागपुर के नागवंश और सरगुजा के रक्सेल राजाओं का इतिहास लिखा हुआ है। छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ, अष्टभुजी छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ रामगढ़ जिला के रजरप्पा में अवस्थित है। पाल शासक द्वारा बौद्ध धर्म के संरक्षण देने के प्रतिक्रिया स्वरूप इस मंदिर का निर्माण हुआ। छिन्नमस्तिका की मूर्ति बौद्ध ब्रजयोगिनी का हिंदू प्रतिरूप है। उत्तरकालीन झारखंड, सल्तनत काल में झारखंड सर्वप्रथम कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी 1204 से 1205 ईस्वी में झारखंड के रास्ते बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन की राजधानी नदिया पर आक्रमण किया था। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आते हैं गुलाम वंश में। ठीक है, तो ऐसे भी जानते हैं गुल खिले तो सुन लो। तो गुलाम वंश में कौन कौन से राजा हुए थे और झारखंड में उन लोग का क्या योगदान था, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए, सिंह वंश की दूसरी शाखा की स्थापना 1205 ईस्वी के दर्प नारायण सिंह 1205 से 1262 ईस्वी तक इनका राज्य था। इसका ये हो गया। उसके बाद युधिष्ठिर सिंह, मतलब कि कौन, सिंह वंश के था ना। उसके बाद आते हैं युधिष्ठिर सिंह 62 से 71, काशीराम सिंह राजधानी पुरहाट था, अच्युत सिंह ये था। तो भूया जनजाति के लोग द्वारा जगन्नाथ द्वितीय के अत्याचार एवं उत्पीड़न के तंग आकर उनके विरुद्ध विद्रोह कर दिया था इस समय। उसके बाद आता है खिलजी वंश आता है। तो खिलजी वंश के समय क्या होता है कि संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 96 तक इनका राज्य रहता है और इस वंश का कार्यकाल लगभग 30 वर्ष तक चलता है, खिलजी वंश तक। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या उनके दामाद अलाउद्दीन खिलजी 1296 से इनका जो राज रहता है 1316 ईस्वी तक रहता है, एक कर दिया था और उत्तराधिकार के रूप में दिल्ली का सल्तनत बन गया था। छजू मलिक अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति और 1310 ईस्वी में झारखंड के नागवंशी राजाओं को कर देने से मजबूर कर दिया था। ये छजू मलिक ऐसा किया था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा मलिक कफूर को दक्षिण भारत के विजय हेतु भेजा गया। मलिक कफूर तेलंगाना विजय हेतु झारखंड प्रवेश करते हुए क्या था। झारखंड वंश के दौरान खिलजी वंश के दौरान मंगोल द्वारा 6 बार आक्रमण किया गया था। इस दौरान झारखंड के एकमात्र नागवंशी राजा बेनू कर्ण राय 1300 से लेकर 1360 ईस्वी थे। अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता नागवंशी राजा बेनू कर्ण द्वारा स्वीकार कर ली गई थी। अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख कार्य हैं सैनिकों को नगद वेतन देना, हुलिया लिखने की प्रथा, ये सब शुभारंभ किया गया था। बाजार नियंत्रण प्रणाली में प्रोत्साहन किया गया था और राजस्व प्रणाली में सुधार तहत किसानों के जमीन का आकार व मिट्टी की गुणवत्ता के अनुसार कर निर्धारण, ये सब काम किया गया था। तुगलक वंश 1320 से लेकर के 1414 ईस्वी तक, और इसमें देखिए गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 25 तक रहते हैं। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक होता है, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक होता है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान तांबा धातु को सिल्वर धातु में परिवर्तित किया गया। मोहम्मद बिन तुगलक को 1340 ईस्वी में सूचना प्राप्त होती है कि बंगाल बिहार के रास्ते खजाने की लूट जारी है। आक्रमणकारी झारखंड के जंगल में छिपे हुए हैं और जिसके परिणाम स्वरूप मलिक बाया मोहम्मद
बिन तुगलक का सेनापति द्वारा हजारीबाग क्षेत्र के चाई चापा तक पहुंचकर सैन्य बल तैनात कर दिया। यद्यपि संथाली स्रोत के अनुसार यह आक्रमण इब्राहिम अली के नेतृत्व में किया गया। दीघा के किले पर इब्राहिम अली द्वारा आधिपत्य स्थापित कर लिया गया। फलस्वरूप संथाल लोग अपने सरदारों के साथ वहां से भागने में सफल हुए। फिरोज शाह तुगलक द्वारा 1359 से 60 ईस्वी में बंगाल अभियान पर जाते समय बंगाल के शासक को हराकर हजारीबाग के सतगावा क्षेत्र को जीत लिया तथा सतगावा को अपनी स्थानीय राजधानी भी बनाया। इस दौरान 1391 में नागवंशी राजा शिवदास कर्ण को शासनकाल में हापा मुनि मंदिर घाघरा गुमला में विष्णु की प्रतिमा स्थापित कराई गई थी। तुगलक वंश के काल में ही बाघदेव सिंह 1368 ईस्वी में रामगढ़ राजा की स्थापना की। अब इसके बाद आते हैं लोधी वंश। लोधी वंश में क्या होता है कि लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी 1451 से 1489 ईस्वी था। बहलोल लोधी के बाद सिकंदर लोधी होता है। ये 1489 से लेकर 1517 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना था। इसके बाद है सिकंदर लोधी की मृत्यु के पश्चात इब्राहिम लोधी 1517 से 1526 में दिल्ली की राजधानी पर राजगद्दी पर बैठा। लोधी वंश में झारखंड में 5 राजवंश ने शासन किया, जिसमें प्रताप कर्ण, छत्र कर्ण, विराट कर्ण, पृथ्वी कर्ण एवं सिंधु कर्ण शामिल थे। झारखंड लगभग लोधी शासकों के आक्रमण से वंचित रहा, लेकिन उड़ीसा के गजपति वंश द्वारा झारखंड में आक्रमण हुआ। अब थोड़ा सा इधर पूछ रहा है कि क्या आप जानते हैं, तो इसके बारे में देख लें। कपिलेंद्र गजपति ये उड़ीसा के थे। चौदह सौ 35 से 1470 ईस्वी लोधी वंश का समकालीन उड़ीसा दक्षिण पूर्वी भारत का शक्तिशाली शासक था। उसने संथाल परगना तथा हजारीबाग को छोड़कर नागवंशी साम्राज्य के बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया था। जौनपुर के राजा हुसैन शाह शर्फी ने 1494 में सिकंदर लोधी के भय से झारखंड के साहेबगंज में शरण ली थी। खानदेश महाराष्ट्र में स्थित का राजा आदिल शाह द्वितीय, आदिल खान द्वितीय 1457 से 1500 ईस्वी तक एक शक्तिशाली राजा था। झारखंड क्षेत्र में सेना भेजने के कारण इसे झारखंडी सुल्तान अर्थात जंगल का राजा की उपाधि दी गई। सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी के शासकों का झारखंड पर कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ। सल्तनत समकालीन झारखंड के नागवंशी राजा, तो ये है, तो इसको छोड़ते हैं। अब आते हैं मुगल काल में। मुगल काल में झारखंड बाबर हुमायूं इसका 1526 से लेकर 1540 तक झारखंड इनके प्रभाव क्षेत्र में से बाहर था, परंतु यह क्षेत्र मुगल विरोधी अफगानों का आश्रय स्थली था। हुमायूं अफगान संघर्ष के दौरान हुमायूं का हरकुंडा रामगढ़ जिला में स्थित तक पहुंचने का प्रमाण है। शेर शाह या शेर खां, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। शेर शाह द्वारा मुगल के विरुद्ध भिन्न भिन्न संघर्ष 1534 से 40 ईस्वी के मध्य झारखंड का कई बार उपयोग किया गया। शेर शाह 1528 में दक्षिण बिहार का शासक बना। शेर शाह के बंगाल अभियान 1534 से 1537 ईस्वी के दौरान झारखंड से गुजरते वक्त उसके पुत्र जलाल खान ने राजमहल पहाड़ियों के बीच स्थित तेलियागढ़ की नाकेबंदी की थी। शेर शाह 1538 ईस्वी में बंगाल अभियान के पश्चात
मुगलों को चकमा देकर राजमहल के रास्ते ही रोहतासगढ़ पहुंचकर रोहतास किला पर कब्जा कर लिया था। इसके शासनकाल में झारखंड में शाही सिक्के का प्रचलन तेज हुआ था। अहमद यादगार द्वारा लिखित तारीख ए शेरशाही के अनुसार 1538 ईस्वी में शेरशाह के सेनापति खवास खां ने दरिया खां के साथ मिलकर पलामू के चेरो शासक महारथ चेरो का परास्त कर श्याम सुंदर सफेद हाथी को हासिल किया था। चौसा का युद्ध 26 जून 1539 में शेर खां ने मुगल बादशाह हुमायूं को पराजित कर दिया। चौसा में मिली सफलता के बाद रोहतास में बीरभूम तक का इलाका शेर खां के कब्जे में आ गया। लगभग 35 वर्ष तक राजमहल क्षेत्र पर शेर शाह एवं उसके वंशजों का आधिपत्य रहा। अब आते हैं अकबर के बारे में। अकबर 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक राज किया। इसके द्वारा 1576 तक झारखंड क्षेत्र के सक्रिय सभी मुगल विरोधी अफगान का दमन कर दिया। मुगल कालीन ग्रंथ में खुखरा कोकरा तत्कालीन नागवंशी शासक की राजधानी के राजाओं को जमींदार एक खां आलम अर्थात हीरे के खान का मालिक से संबोधित किया। अकबर की सेना में शाहबाज खां कम्बू के नेतृत्व में 1585 में छोटा नागपुर खास राजधानी खुखरा के नागवंशी राजा मधुकरण शाह पर आक्रमण कर उसे हराया तथा अपने अधीनस्थ बनाया था। इसके फलस्वरूप मधुकरण शाह द्वारा वार्षिक मालगुजारी देना स्वीकार की गई। अंततः 16वीं सदी के अंत तक खुखरा पूरी तरह मुगल के नियंत्रण में आ गया था। अबुल फजल आईने अकबरी के अनुसार हजारीबाग के ताई तथा चंपा नामक परगने बिहार प्रांत में शामिल थे तथा इसके सालाना मालगुजारी 15,500 रुपये तय थी। मानभूम क्षेत्र में अकबर के सेनापति मान सिंह ने 1590 से 92 ईस्वी में पारा एवं तेलकुपी मंदिर का जीर्णोद्धार तथा पंचेत के किला का निर्माण कराया था। मान सिंह के पलामू के चेरो राजा भगवत राय रणपत चोरहू पर आक्रमण करके उसे परास्त कर मुगल शासन के अधीन कर लिया, किंतु उसे ही राजा बना रहने दिया तथा निगरानी के लिए कुछ मुगल सैनिक वहां रह गए थे, जो अकबर की मृत्यु के पश्चात 1605 ईस्वी में खदेड़ दिए गए थे और पलामू पुनः स्वतंत्र हो गया। उड़ीसा अभियान के दौरान मान सिंह 1592 में सिंहभूम से गुजरा। इसी दौरान पोरहाट के तत्कालीन सिंहभूम राजा रंजीत सिंह ने मुगलों के अधीनता स्वीकार की थी तथा उसे मान सिंह के अंगरक्षक दल में शामिल कर लिया। मान सिंह ने 1592 में झारखंड के राजमहल साहेबगंज जिला को बंगाल की राजधानी बनाया तथा परकोटा और महल वाले नगर का संयुक्त नाम अकबर नगर रखा था। नगर की तीव्र गति से विकास हुआ और यह बंगाल की पुरानी राजधानी गोंड से अधिक सुरक्षित एवं स्वस्थप्रद समझा जाने लगा। उसके बाद जहांगीर के शासनकाल 1605 से 1627 ईस्वी में छोटा नागपुर पूरी तरह मुगल शासन के अधीन था। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी में छोटा नागपुर खास क्षेत्र के लोगों द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त करने के तरीके का वर्णन किया है। खुखरा कोकरा के नए नागवंशी शासक दुर्जन साल ने शासन में आते ही मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली तथा कर देना भी बंद कर दिया, अस्वीकार कर दिया। जफर खान की मौत के बाद जहांगीर द्वारा नियुक्त नए सूबेदार इब्राहिम खान द्वारा 1615 ईस्वी में दुर्जन साल को बंदी बना लिया गया। साथ ही शंख नदी के आसपास के हीरे की खानों पर कब्जा कर लिया। इस तरह खुखरा पुनः मुगलों के अधीन हो गया। दुर्जन साल को
1615 से 1627 ईस्वी के दौरान लगभग 12 वर्षों तक ग्वालियर के किले में बंदी बनाकर रखा गया। 1627 ईस्वी में मुगल दरबार में हीरे के विवाद को दुर्जन साल हीरे के परख के लिए विख्यात द्वारा सुलझाने के इनाम स्वरूप उसे बंदी से कर मुक्त कर दिया गया और शाह की उपाधि प्रदान की गई। साथ ही जहांगीर ने उनका खोया हुआ राज्य भी उसे लौटा दिया। इसके बदले दुर्जन साल ने 6,000 रुपए मुगलों को सालाना कर के रूप में देना स्वीकार किया। पलामू के मुगलों के अधीन करने के उद्देश्य से जहांगीर ने अब्दुल फजल का पुत्र और इरादत खान को सैन्य नेतृत्व सौंपा था, परंतु चेरो राजा अनंत राय ने से जहांगीर की सेना परास्त हो गई थी। अनंत राय की मृत्यु के पश्चात 1612 ईस्वी में सहबल राय पलामू का राजा बना। वह अत्यंत शक्तिशाली शासक था। उसे पलामू के साम्राज्य का विस्तार चौपारण हजारीबाग जिला में स्थित तक कर दिया, परंतु मुगलों के अधीनता से पलामू को नहीं बचा सका। सहबल राय की लूटपाट को क्रोधित होकर जहांगीर ने उसे दिल्ली में बंदी बनाकर बाघ के निहत्था लड़ा दिया, जिससे सहबल राय की मृत्यु हो गई। नागवंशी शासक दुर्जन साल को उसका खोया राज वापस कर दिया। और शाहजहां आता है उसके बाद, और उसका 1627 में को ये अपनी राजधानी खोखरा लौट गया। उसे 1640 ईस्वी तक शासन किया। कैद से छूटने के बाद मुगलों के सुरक्षा की दृष्टि से दुर्जन साल ने अपनी राजधानी खोखरा से दोसागढ़ वर्तमान गुमला में बसाया, जो लगभग 100 वर्ष तक नागवंशी राजाओं की राजधानी रहा। यह राजधानी 3 ओर पहाड़ियों से तथा एक ओर नदी दक्षिण कोयल से घिरा हुआ था। दुर्जन साल द्वारा अनेक महत्वपूर्ण निर्माण कराए गए, जैसे दोसागढ़ में स्थित 9 मंजिला महल विशिष्ट था। इसे मुगल स्थापत्य कला का स्पष्ट प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। इसमें झरोखा दर्शन भी बनाया गया था। महल 9 मंजिला होने के कारण यह नौरतनगढ़ महल के नाम से विख्यात हुआ। इस महल के कारण इस क्षेत्र में नौरतनगढ़ के नाम से जाना जाने लगा। दुर्जन साल के मरणोपरांत रघुनाथ शाह 1640 से 1690 ईस्वी नागवंशी शासक बना। तत्पश्चात 1640 ईस्वी में शाहजहां द्वारा नियुक्त सैन्य अधिकारी खानजादा द्वारा उन पर आक्रमण कर दिया गया, जिसे रघुनाथ शाह ने एक मामूली रकम कर के रूप में देना स्वीकार कर लिया। फलस्वरूप नागवंशी मुगल संबंध काफी सौहार्दपूर्ण हो गया। शासन के अनुकूल वातावरण में रघुनाथ शाह ने दोसा चुटिया राम मंदिर, जगन्नाथपुर बोड़िया मदन मोहन मंदिर इत्यादि जगहों से भव्य मंदिरों का निर्माण कराया। इस समय पलामू में शक्तिशाली चेरो राजा प्रताप राय का शासन था। उसने पुराना पलामू किला का निर्माण कराया था। 1641 से 42 ईस्वी में शाहजहां के सेनापति शाइस्ता खान ने प्रताप राय के खिलाफ सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था। परिणाम स्वरूप हार के डर से प्रताप राय ने मुगल सेनापति शाइस्ता खान से संधि कर ली और मुगलों की नियमित 80,000 रुपए लगान देना के लिए राजी हो गया। औरंगजेब के बारे में अब आते हैं। औरंगजेब का काल 1658 से 1707 ईस्वी तक था। नागवंशी राजा रघुनाथ शाह और राम शाह के साथ मुगलों का संबंध काफी मधुर थे। मुगल बादशाह औरंगजेब के समकालीन नागवंशी शासक थे। रघुनाथ शाह 1640 से 1690 ईस्वी एवं राम शाह 1690 से 1715 ईस्वी। रघुनाथ शाह का शासनकाल लगभग शांतिपूर्ण रहा। राम शाह द्वारा मुगलों को मालगुजारी के रूप में 1692 ईस्वी में 9,705 रुपए दिए गए थे। रघुनाथ शाह के शासनकाल में राज्य पर निम्न 2 आक्रमण हुए। एक मुगल आक्रमण, जिसका उल्लेख फ्रांसीसी यात्री ट्रेवेयर ने किया। दूसरा पलामू के चेरो वंशी शासक मेदिनी राय ने के समय हुआ।
इस कालखंड में पलामू के चेरो राजा मेदिनी राय ने नागवंशी की तत्कालीन राजधानी दोइसा पर आक्रमण कर दिया था। मेदिनी राय ने लूट से प्राप्त विशाल फाटक को नया पलामू किला में लगवाया था। इस फाटक को आज भी नागपुर दरवाजा के नाम से भी जाना जाता है। नया पलामू किला का निर्माण मेदिनी राय ने करवाया था। रामशाह 1690 से 1715 ईस्वी में आक्रमण प्रवृत्ति का था। उसे पलामू, रीवा व सिंहभूम क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया। चेरो राजा मेदिनी राय शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने मुगलों को कर देना बंद कर दिया था। साथ ही सीमावर्ती मुगल प्रदेश पर लूटपाट करते थे। औरंगजेब के सूबेदार दाऊद खान ने 1660 ईस्वी में पलामू के कुंदा किले पर अधिकार करके इसे छत-बिछत कर दिया, जिससे मजबूर होकर कुंदा के शासक चुन राय को इस्लाम धर्म स्वीकार करना पड़ा था। चुन राय के इस्लाम कबूलने के कारण चेरो नाराज थे, जिसके कारण उसके भाई सुरवन राय ने उसकी हत्या कर दी थी। मेदिनी राय ने इस्लाम धर्म स्वीकार करने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था और दृढ़ता से औरंगजेब की सेना को सामना करते हुए है। अपितु सूबेदार दाऊद खां की नेतृत्व वाली सेना मेदिनी राय को खदेड़ने में सफल रहा और उन्हें सरगुजा में शरण लेनी पड़ी थी। 1666 ईस्वी के आसपास मेदिनी राय पुनः पलामू लौटा और अपने राज्य पर अधिकार कर लिया। उसके नेतृत्व में पलामू शीघ्र ही समृद्धिशाली हो गया। उसे न्यासी राजा कहा गया तथा उसके शासन काल को चेरो शासन का स्वर्ण काल कहा गया। अंततः 1674 ईस्वी में मेदिनी राय की मृत्यु हो गई। उसके उत्तराधिकारियों ने के नाम रुद्र राय और 1674 से 80 दीपकल राय, 1680 से 97 साहेब राय और 1697 से 1716 ईस्वी में औरंगजेब के शासनकाल के दौरान दलेल सिंह द्वारा चाई के शासक मगर खां को हराया गया था। सिंहभूम और औरंगजेब की संप्रभुता को पर कोई प्रमाण नहीं मिलता है। कुरहाट नरेश महिपाल सिंह औरंगजेब के समकालीन था। तो ये रहा हमारा मध्यकालीन इतिहास। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे झारखंड में क्षेत्रीय राजवंश। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।